Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. Our today's topic is nomenclature of aliphatic hydrocarbons. In this chapter, we will discuss nomenclature of alkanes, alkenes and alkynes. Now, the question arises, what is nomenclature? यानी nomenclature basically है क्या? According to definition, nomenclature is set of rules for generating systematic names of the compounds. यानी compounds को नाम देने के लिए, systematically नाम देने के लिए जो rules हम इस्तेमाल करते हैं, उन rules को हम कहते हैं nomenclature. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नॉमेनक्लेचर जो है हमारे पास इस चैप्टर में आप देखेंगे कि दो सिस्टम्स हैं हमारे पास. पहले सिस्टम को हम कहते हैं कॉमन और ट्रिवियल नेम्स first of all, and the second one is IUPAC names. First of all, we will discuss common or trivial names. First of all, we will discuss common or trivial names for alkanes. तो ये अर्ली डेज में स्टूडेंट्स जबकि बहुत ज़्यादा कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए थे, उस वक्त कंपाउंड को मुख्तलिफ बेसिस पे नाम दिए जाते थे. फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री. सिमिलरली दे वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी जिस मेथड से उनको तैयार किया गया है उस मेथड के नाम पे कंपाउंड को नाम दे दिया जाता था. या फिर कंपाउंड वर आल्सो नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट, यानी जो साइंटिस्ट उन कंपाउंड्स पे काम कर रहा होता था, उनको सिंथेसाइज करने पे या उनको आइसोलेट करने पे उसके नाम पे भी नाम दे दिया जाता था. अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो देखें जैसे मीथेन है. मीथेन आपको पता है अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है. आपने पिछले चैप्टर में चैप्टर 7 में इसके बारे में पढ़ा है. मीथेन वाज आल्सो नोन एज मार्श गैस. मीथेन का जो कॉमन नेम है वो मार्श गैस है. मार्श गैस इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट वाज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस. मार्शी प्लेसेस में ये पाई जाती थी, दलदली इलाकों में, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया मार्श गैस का. इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देखिए, एसिटिक एसिड एक कॉमन ऑर्गेनिक एसिड है. इसको और एसिटिक एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि ये एसिड इट इज़ प्रेजेंट इन विनेगर. सिरके में ये मौजूद होता है और इट इज़ नेम्ड आफ्टर द वर्ड एसिटम. एसिटम से वर्ड एसिटिक एसिड ड्राइव किया गया है. एंड व्हाट इज एसिटम? एसिटम इज लैटिन वर्ड फॉर विनेगर, यानी विनेगर का, सिरके का लातीनी नाम जो है वो है एसिटम. और एसिटम से वर्ड ड्राइव किया गया है एसिटिक एसिड. ये कॉमन या ट्रिवियल नेम की एक और एग्जांपल है. इसी तरह से आप देखिए एक और एग्जांपल हम देखेंगे कॉमन नेम्स की, विच इज़ बारबिट्यूरिक एसिड. बारबिट्यूरिक एसिड जो है इट इज़ नेम्ड आफ्टर बारबरा, यानी द पर्सन वर्किंग ऑन इट, जिसने काम किया उसके नाम पे इसको बारबिट्यूरिक एसिड का नाम दे दिया गया. इसी तरह से जो अल्केन्स हैं जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन हैं, उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि उनके लिए क्या किया जाता है कि द रूट वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक और लैटिन न्यूमरल्स. ग्रीक या लैटिन न्यूमरल्स से हम रूट वर्ड ड्राइव करते हैं. एंड दीज रूट वर्ड इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी जितने 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल जो हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, लैटिन न्यूमरल्स को यूज़ करते हैं. उनको यूज़ करके हम रूट वर्ड ड्राइव करते हैं और उसके बाद द नेम इज़ कंप्लीटेड बाय एडिंग ANE एज अ सफिक्स. और उस लैटिन न्यूमरल से जो रूट वर्ड ड्राइव किया जाता है उसके आगे ANE लगा दिया जाता है. इन रूल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप ये देखिए पेंटेन. पेंटेन में आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि 5 कार्बन है. 5 कार्बन के लिए आपको पता है पीछे भी आपने पढ़ा है कि हम न्यूमरल इस्तेमाल करते हैं पेंटा. तो पेंटा से जो रूट वर्ड हमने लिया 5 कार्बन अल्केन का वो है पेंट. और नाम को कंप्लीट करने के लिए आगे हमने एज सफिक्स ऐड कर दिया ANE, तो इसका नाम बन गया पेंटेन. इसी तरह से अगर हम अगली एग्जांपल देखें तो आप देखें 6 कार्बन हैं. 6 कार्बन के लिए 6 के लिए जो लैटिन न्यूमरल इस्तेमाल होता है वो है हेक्सा. हेक्सा से रूट वर्ड हमारे पास आ गया हेक्स और उसको कंप्लीट करने के लिए आगे हमने सफिक्स ऐड कर दी ANE, तो नाम बन गया हेक्सेन.
इसी तरह से अगर हम 7 कार्बन को देखें तो 7 के लिए जो लेटर न्यूमरल है वो है हमारे पास हेप्टा। हेप्टा से रूट वर्ड हमने लिया हेप्ट और उसको कंप्लीट करने के लिए आगे लगा दिया ANE। इस तरह से बन गया हेप्टेन। यानी 7 कार्बन के लिए, 7 कार्बन अल्केन के लिए हम यूज करते हैं हेप्टेन। 8 कार्बन के लिए इसी तरह से 8 के लिए जो लेटर न्यूमरल है वो है ऑक्टा। तो ऑक्टा से हम रूट वर्ड लेंगे ऑक्ट और आगे लगा देंगे ANE एंड सो ऑन। पिछले चैप्टर में आप इन नेम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें एक ख़ास बात, एक नोटिसेबल बात जो इस सिस्टम की है वो ये है कि वी यूज सेम नेम फॉर ऑल आइसोमर ऑफ अ मोलेकुलर फार्मूला। आइसोमर्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो आइसोमर्स जो हैं किसी भी एक मोलेकुलर फार्मूला के जितने भी आइसोमर्स हैं 2, 3, 4, 5 उन सब के लिए एक ही नाम यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम में अलग अलग नाम यूज़ नहीं किए जाते। फिर उन आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एन, आइसो, नियो। यानी नाम से पहले एन लगा दिया जाता है किसी आइसोमर के, किसी से पहले जो है आइसो लगा दिया जाता है, किसी से पहले नियो लगा दिया जाता है। इस तरह से हम इन आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ये एग्जांपल्स देखिए। इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं जैसे कि ये देखिए, ये C4H10 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटा जो है, ब्यूटा से रूट वर्ड ब्यूट और आगे हमने लगा दिया ANE ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का जो मोलेकुलर फार्मूला है इसके तहत हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, इसके 2 आइसोमर्स हैं। तो आप ये देखें कि कॉमन या ट्रिवियल नेम के मुताबिक इन दोनों का नाम सेम है, दोनों ही ब्यूटेन हैं। फिर इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया है? इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके नाम से पहले प्रीफिक्सेस लगा दी गई हैं। जो स्ट्रेट चेन है उसको कहा N ब्यूटेन और जो ब्रांच्ड है उसको कहा आइसोब्यूटेन। इस तरह से इन दोनों आइसोमर्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया। इसी तरह से पेंटेन जो है C5H12, इसकी 3 स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं। एक स्ट्रेट चेन, एक में एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांचेस हैं। इस तरह से हमारे पास 3 आइसोमर्स आते हैं, तीनों का नाम सेम है, तीनों को ही आप देखें कि पेंटेन ही कहा गया है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया है? इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्ट्रेट चेन को कहा गया N पेंटेन, एक ब्रांच वाले को कहा गया आइसोपेंटेन और 2 ब्रांचेस वाले को कहा गया है नियोपेंटेन। यानी इस सिस्टम में आप देख रहे हैं कि तमाम आइसोमर, किसी एक मोलेकुलर फार्मूला के जितने भी आइसोमर्स हैं सबके लिए एक ही नाम यूज हो रहा है। अब ये सिस्टम जो है इसमें आप देखें प्रीफिक्सेस का जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज ऑफ लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज है इसका। क्यों लिमिटेड यूज है? क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स 3, 4, 5 कार्बन्स पे तो अप्लाई हो जाता है बट दे आर नॉट वर्केबल विद कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा हो जाती है, फिर ये प्रीफिक्सेस वाला सिस्टम जो है ये काम नहीं करता। और इट ऑल्सो गिव मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता, यानी ये नहीं बताता कि ब्रांचेस कौन से कार्बन पे हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह से अल्कीन्स के जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं, अगर हम इनको देखें तो दे आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग एंडिंग ANE ऑफ नेम ऑफ अल्केन विद YLENE। यानी हम अगर जब अल्कीन्स को नेम देना होता है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन है उसके आगे से ANE हटा देते हैं और YLENE लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 कार्बन वाली अल्कीन है। 2 कार्बन अल्केन को हम कहते हैं ईथेन। ईथेन का ANE हटा के YLENE लगा दिया तो ये बन गया है इथाइलिन। इसी तरह 3 कार्बन अल्केन इज प्रोपेन। प्रोपेन का ANE हटा के YLENE लगाया तो ये बन गया प्रोपाइलीन। इसी तरह से आइसोब्यूटेन से ये स्ट्रक्चर ड्राइव है तो आइसोब्यूटेन का ANE हटा के YLENE लगाया तो ये बन गया आइसोब्यूटाइलीन। इसी तरह से पेंटेन से पेंटीन, N पेंटेन से N पेंटीन, आइसोपेंटेन से आइसोपेंटीन एंड सो ऑन। तो ये था अल्कीन्स के लिए जो हमारा कॉमन या ट्रिवियल नेम्स का सिस्टम है। अब इसमें तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे पास
कॉमन नेम्स के बाद नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट IUPAC नेम्स। अब IUPAC नेम से पहले आप थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें कि IUPAC नेम्स क्या हैं और इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमन नेम्स जो हैं उनकी एक लिमिटेड एप्लीकेशन है, तो जब कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा हो गई और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स जो थे वो लार्ज और कम्प्लेक्स हुए, तो फिर कॉमन नेम्स वाला सिस्टम जो है उनको नाम देने में फेल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1889 में और इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने एक सोल्यूशन पेश किया कि जिससे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिए जा सकते थे। एंड रिपोर्ट दे प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट विच वाज एक्सेप्टेड इन जिनेवा इन 1892 में जिनेवा में जो है वो एक रिपोर्ट जो थी वो एक्सेप्ट की गई, लेकिन ये रिपोर्ट जो थी वो इनकम्प्लीट थी, यानी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंपाउंड्स को तो नाम दिए जा सकते थे, कुछ को नाम नहीं दिए जा सकते थे। फिर 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जो है उसने उस रिपोर्ट को बेहतर किया, मॉडिफाई किया और एक नई रिपोर्ट पेश की जिसको नाम दिया गया लीग रूल्स का। ठीक है, अब ये लीग रूल्स वाली रिपोर्ट जो थी इसको फर्दर बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स IUPAC इसकी एब्रीवेशन है, इन्होंने 1947 में इसको जो रिपोर्ट थी उसको मॉडिफाई किया और उसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो पेश किया। और उस वक्त से लेकर यानी 1947 से अब तक जो है IUPAC जो है इस पे पीरियोडिक रिपोर्ट्स इशू करती है सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर के रूल्स पे। पीरियोडिक रिपोर्ट से ये मुराद है कि जब तक तो IUPAC रूल्स के मुताबिक कंपाउंड्स को नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा नया कंपाउंड सिंथेसाइज होता है कि जिसको पुराने रूल्स के मुताबिक नाम नहीं दिए जा सकते, तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके नया रूल इंट्रोड्यूस करवा के और उसकी मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू की जाती है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट। तो इस तरह से वक्तन फ़वक्तन जो है वो रिपोर्ट्स इशू की जाती रहीं और जो लेटेस्ट और सबसे रिसेंट रिपोर्ट है वो 1979 में पब्लिश हुई है। यानी 1979 में जो इसके रिपोर्ट और जो रूल पब्लिश हुए हैं, अब तक तमाम कंपाउंड्स को हम उनके मुताबिक नाम दे रहे हैं और कोई ऐसा कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हुआ कि जिसके लिए इन रूल्स को मॉडिफाई करना पड़े। नाउ स्टूडेंट्स, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, इस सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। आपने कॉमन या ट्रिवियल नेम में देखा है कि हम जो मुख्तलिफ आइसोमर्स हैं उनको एक ही नाम दे देते हैं, एक मोलेकुलर फार्मूला के। जैसे कि आप देखें ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, दोनों को ही हम ब्यूटेन कहते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसी तरह से पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, तीनों को पेंटेन ही कहते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। लेकिन IUPAC रूल के मुताबिक हर कंपाउंड का अलग नाम है। जैसे ब्यूटेन के दोनों आइसोमर्स के अलग अलग नाम होंगे, पेंटेन के तीनों आइसोमर्स के अलग अलग नाम होंगे एंड सो ऑन। और ये वाला जो सिस्टम IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है अब तक जो है 7 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देता है सक्सेसफुली, यानी 7 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और IUPAC रूल्स को इस्तेमाल करके हम उनको नाम दे सकते हैं। Now first of all we will apply this rule of nomenclature to the nomenclature of alkyl group. First of all we will see what is alkyl group. आप ये देखें कि alkyl group, सबसे पहले आप ये देखें कि alkyl group है क्या। alkyl, the term alkyl जो है इसमें ये है कि आप if we remove one hydrogen from an alkane, यानी अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दें। आपको पता है कि अल्कीन में 4 की वैलेंसी होती है और जो या तो दूसरी कार्बन से सेटिस्फाई होती है या फिर उसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच होती हैं। तो अगर हम उनमें से एक हाइड्रोजन हटा दें तो जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखिए ये मीथेन, वैसे आपको पता है कि मीथेन जो है वो CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स हैं,
ये एक हाइड्रोजन अलग इसलिए लिखी गई है कि इसको हमने रिमूव करना है। तो इस हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करेंगे, ये देखिए ये हाइड्रोजन है जिसको हमने रिमूव करना है। जब इस हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये वैलेंसी अनयूज रह गई, खाली रह गई। तो जो चीज़ हमारे पास आई वो अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। ये जो साथ एक डैश लगी हुई है, ये एक बॉन्ड सा जो है, ये अनयूज वैलेंसी को शो करता है, यानी ऐसी वैलेंसी जहाँ से हाइड्रोजन हटाई गई है। अब अल्काइल ग्रुप्स जो हैं उनको नेम देने के लिए क्या करते हैं, हम अल्केन, जिस अल्केन से अल्काइल ग्रुप बनाया है उसका ANE हटा के हम लगा देते हैं YL। जैसे कि मीथेन से हमने ये ग्रुप बनाया है तो ANE हटा के YL लगा देंगे मीथेन से मिथाइल। इसी तरह से आप आगे देखिए कि यहाँ पे आप देखिए दो कार्बन अल्केन जो है ये इथेन है, CH3 एक हाइड्रोजन इसका अलग क्यों है, क्योंकि इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है। तो इस हाइड्रोजन को जब हमने रिमूव किया तो हमारे पास CH3CH2 और ये जो हमारे पास आ गई अनयूज वैलेंसी। तो ये इस अल्काइल ग्रुप को, क्योंकि ये इथेन से निकला है, इसका नाम है इथाइल ग्रुप। ये इनकी एब्रीवेशंस हैं। मिथाइल ग्रुप को हम इस तरह CH3 और आगे ये डैश इससे भी जाहिर कर सकते हैं और ME से भी। इसी तरह इथाइल ग्रुप को हम CH3CH2 और आगे अनयूज वैलेंसी से भी जाहिर कर सकते हैं और ET से भी। इसी तरह इथाइल ग्रुप को हम C2H5 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम 3 कार्बन पे आते हैं तो आप देखें कि अब ये तीनों कार्बन में हम जो टर्मिनल हाइड्रोजन यानी सिरों वाली हाइड्रोजन है वो भी हटा सकते हैं, सेंटर वाली कार्बन से भी हटा सकते हैं। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हमने टर्मिनल यानी सिरे वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव की तो जो हमारे पास ग्रुप आएगा ये वाला प्रोपेन से, क्योंकि ये निकला है तो इसको हम कहेंगे प्रोपाइल, और क्योंकि हमने टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव किया है तो ये कहलाएगा एन प्रोपाइल। इसी तरह से अगर हम प्रोपेन की दरमियान वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते तो उसको हमने कहना था ये दरमियान वाली कार्बन है, यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते तो उसको हमने कहना था आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से ब्यूटेन है, ब्यूटेन की जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो जो ग्रुप हमारे पास आएगा वो कहलाएगा ब्यूटाइल। अगर हमने टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव की तो ये कहलाएगा एन ब्यूटाइल, और अगर हमने दरमियान वाली दोनों जो कार्बन हैं उनमें से किसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव की तो जो ग्रुप हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल एंड सो ऑन। ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। और इस नॉमेनक्लेचर में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो हम बार बार यूज़ करेंगे वो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, CH3 इथाइल ग्रुप, CH3CH2 इसको हम C2H5 भी कहते हैं, और प्रोपाइल ग्रुप ये बार बार आगे यूज़ होंगे। तो इनका स्ट्रक्चर और इनका फॉर्मूला आपने जहन में रखना है, इनकी एब्रीवेशन भी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।